अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। तो हमने जनाब अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे, जहाँ पे हमने किंगडम एनिमिलिया के हवाले से शुरू किया था सिस्टम, वहीं पे प्रीवियसली मैंने एक लेक्चर एलजी पे दिया था, बॉटनी का लेक्चर एलजी वॉलबॉक्स पे दिया था और कुछ स्टूडेंट्स की जो फरमाइश पे कि मजीद एलजी पे लेक्चर दिए जाएं, तो मैंने मजीद सोचा है कि कुछ ना कुछ साथ जो है वो एलजी के लेक्चर्स भी होने चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक जनाब इस जाफर्स बायोलॉजी पे लेक्चर है बॉटनी का, वेचोरिया के अबाउट। और जिस लोगों ने जनाब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करना भी लाजमी समझें और लाइक और शेयर करें वीडियो को। तो हम जनाब टॉपिक पे चलते हैं बिलाखिर। टॉपिक हमारा क्या है, वेचोरिया। और टॉपिक क्या है, वेचोरिया पे बात करते हैं। अब इसकी वेचोरेसी फैमिली जो है इसमें 4 जेनरा और लगभग 35 to 40 स्पीशीज है। किसी इसमें जनाब 4 जेनरा है और लगभग इसमें 35 to 40 स्पीशीज हैं। अब उसमें जो इसकी इस वेचोरेसी फैमिली में इतने स्पीशीज पाई जाती हैं, वो स्पीशीज जो हैं उनमें से कोई लगभग चंद स्पीशीज ऐसी हैं, 35 के लगभग राउंड अबाउट स्पीशीज हैं, जिनमें से 3 या 4 कितनी 3 या 4 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि मेरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं, जिनका हैबिटेट जो है वो मेरीन है। बाकी जो स्पीशीज पाई जाती हैं, मतलब अगर 35 है तो 31 और 32 स्पीशीज जो रिमेनिंग स्पीशीज हैं वो या तो फ्रेश वाटर हैं या फिर टेरेस्ट्रियल हैं। अब अगर बात ये करते हैं कि बाकी स्पीशीज जो फ्रेश वाटर हैं या टेरेस्ट्रियल हैं, तो टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल में जो कुछ स्पीशीज हैं वो स्पीशीज जो हैं वो क्या हैं, बेयर लैंड पे जो है वो रहती हैं, बेयर सॉइल पे हैं, वो अपनी हैबिटेट उनका है वहां पे ग्रो करती हैं, या फिर वो निग्लेक्टेड फ्लावर पॉट्स पे ग्रो करती हैं, या फिर ग्रीन फैटी वेब जो है वो एक बना देती हैं लैंड पे। और ये मोस्टली कब होता है, जब वो वेट सीजन होता है तब ये ऐसा करती हैं। अब इसकी स्पीशीज के एग्जांपल में जैसे वेचोरिया सिसाइलिस, वेचोरिया ट्रेस्ट्रेस है। ये ट्रेस्ट्रेस इसका नाम भी इसीलिए है, ट्रेस्ट्रेस स्पीशीज का नाम इसीलिए दिया। मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि आप जानते हैं कि साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना होता है, अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वो जो है वो रिजेक्टेड तस्वर होगा। अब ट्रेस्ट्रेस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाली स्पीशीज है, इसलिए उसको टेरेस्ट्रियल के नाम से बुलाया गया है। सिसाइलस जो है इसलिए इसको नाम, इसलिए स्पीशी का नाम दिया सिसाइलस, इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये वो स्पीशी है जो अपने रॉक के साथ या बेयर लैंड के साथ जो है वो क्या करती है, उसके साथ ये अपने आप को चिपकाए होती है, अपने होल्ड फॉस्ट के जरिए जो है वो अपने राइजोइडम के जरिए उनके साथ चिपकाए होती है और ये अटैच रहती है। अब ये तो इसके हमने बात कर दी जनाब हैबिट और हैबिटेट्स के हवाले से बात की। हम मजीद चलते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। तो ये एलजी जो हम जानते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, और थैलस जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, थैलस ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट लाइक, हम कहते हैं कि प्लांट की तरह का नहीं होता, लेकिन प्लांट लाइक होता है, मतलब इसमें लीव्स नहीं होते, लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और हम बात करें स्टेम की तो इनमें स्टेम नहीं होता मगर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या इनके पास वही काम करने वाले जो कि रूट्स काम कर रही हैं प्लांट्स में, तो रूट्स इनके पास अवेलेबल नहीं होती मगर इनके पास रूट्स की तरह काम करने वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब इसीलिए इनको जो है वो थैलस का थैलस एलजी की बॉडी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लाइक एक मुकम्मल तौर पे एक स्टेम की तरह रूट प्लांट और नहीं रखती होती, तो एक उस तरह का स्ट्रक्चर होती है जो कि बॉडी है प्लांट एलजी की, उस तरह का स्ट्रक्चर रखती है, राइजाइड की तरह, रूट्स की तरह, स्टेम की तरह या लीफ वगैरह की तरह रख सकते हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन आती है। लेकिन बाहर अगर हम बात करते हैं इसकी थैलस की, तो ये थैलस जो है वो ब्रांच्ड होता है, अपनी ब्रांचेस रखता है, मगर उसके साथ साथ ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब अगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो मैं इस तरह का एग्जांपल दूं, मैं जैसे अपनी फिंगर को रेज करता हूं तो ये वो बॉडी है थैलस की तरह, तो इसका एक ब्रांच यूं है, एक ब्रांच ये है, ये 2 ब्रांचेस मैंने अपनी फिंगर से इसको जाहिर करने की कोशिश की है कि ये 2 ब्रांचेस हैं, दोनों ट्यूबुलर हैं। अब दोनों ट्यूबुलर हैं और दोनों इरेक्टेड हैं ऊपर की तरफ क्या है, दोनों इरेक्टेड हैं। अब बिल्कुल इसी तरह ये एलजी जो है इनकी स्ट्रक्चर भी इसी तरह है, ये ट्यूबुलर भी है, इनकी थैलस ट्यूबुलर भी है, ब्रांच्ड भी है, इरेक्टेड भी है। अब जब मैंने इसको इरेक्टेड शेप में किया, मतलब जस्ट लाइक मार्कर के बिल्कुल इरेक्टेड इस तरह शेप में होते हैं। अब जब अगर इरेक्टेड शेप में है
ये इलांगेटेड शेप में है, तो फिर अगला सवाल यहाँ पे ये जहन में आता है कि भाई अगर ये इरेक्टेड शेप में है, इलांगेटेड शेप में है, तो क्या इनके अंदर जो है वो ग्रोथ लेटरल साइड पे होती है या इनकी एपेक्स पे होती है? जी हाँ, ये ग्रो तो करते हैं मगर क्या है, एपेक्स पे ग्रो करते हैं। मतलब ये इरेक्टेड शेप है तो इस एपेक्स पे एपिकल ग्रोथ होगी, अगर ये इरेक्टेड शेप है तो एपिकल ग्रोथ, मतलब ये अपनी लंबाई के रुख में बढ़ेंगे, अपनी जो इरेक्टेड शेप है उसको बढ़ाएंगे, अपनी लंबूतरी शेप को ये जो है वो बढ़ाएंगे, इरेक्टेड शेप को जो है ये बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। किसके अंदर जनाब? इनके अंदर वेचोरिया के थैलस के अंदर जो है वो एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके बेसल पोर्शन की, तो इसका बेसल पोर्शन जो है वो क्या है, इसे जो है वो रूट्स की तरह है, और ये क्या करता है जनाब, ये बेसल पोर्शन उसको होल्ड करने में मदद देता है। अगर वो रॉक पे मौजूद है या वो किसी अगर मौजूद है नदी नाले में मौजूद है, स्ट्रीम्स में मौजूद है, पॉन्ड्स में मौजूद है, रिवराइज साइड में मौजूद है, या फिर वो मौजूद है किसी जो है वो बेयर सॉइल पे मौजूद है, तो वहां पे ये क्या करते हैं, इसको ये बेसल जो होल्ड फास्ट हैं, ये वाले बेसल जो स्ट्रक्चर हैं, ये उनको क्या करते हैं, अटैच करने में मदद देते हैं उस अपने हैबिटेट के साथ। तो अब ये उनको अटैच करने में चूंकि मदद देते हैं, अपने हैबिटेट के साथ अटैच करने में मदद देते हैं, तो ये वही काम कर रहे हैं जो कि प्लांट्स में रूट्स कर रही हैं, जो कि प्लांट्स में रूट्स कर रही हैं। ये जो बेसल पोर्शन है इनका, एल्गी का, थैलस का, ये काम वही कर रहा है। अब इसको दूसरा नाम भी क्या दिया जाता है, बेसल पोर्शन को हेप्टेरॉन का नाम भी दिया जाता है। इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है जनाब? हेप्टेरॉन का नाम दिया जाता है, जो कि इनको अटैच होने में मदद देती है, रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनकी, इस बेसल रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइडल भी कहा जाता है, हेप्टेरॉन भी कहा जाता है, दोनों इसको नाम दिए जाते हैं। अगर बात करते हैं इसकी सेल वॉल की, तो इसके पास सेल वॉल जो है वो दो तरह की होती है, एक इनर सेल वॉल है, एक आउटर सेल वॉल है। अब इनर सेल वॉल जो इसकी है वो सेलुलोज कंपोज्ड है, और उसकी जो आउटर सेल वॉल है वो पैक्टिन कंपोज्ड है। इनर सेल वॉल मैंने क्या कहा है कि वो इसकी सेलुलोज कंपोज्ड है, और जो आउटर सेल वॉल है वो पैक्टिन कंपोज्ड है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियाई मैंने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर ये मोनोन्यूक्लिएट होता तो मैं एक न्यूक्लियस की बात करता, अगर ये मोनोन्यूक्लिएट होता तो मैं एक न्यूक्लियस की बात करता। न्यूक्लियाई जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। प्लूरल का वर्ड मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो प्लूरल का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया है कि मतलब इसमें ज्यादा सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट है, मोनोन्यूक्लिएट नहीं है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है। दैट्स व्हाई इसको क्या मैंने कहा कि न्यूक्लियाई का इस्तेमाल किया वर्ड। अगर इसमें लफ्ज मैंने क्लोरोप्लास्ट का इस्तेमाल किया है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो इट मीन दैट कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है और ये क्लोरोफिल रखती है, और क्लोरोप्लास्ट में इसमें पाए जाते हैं, क्लोरोफिल रखती है, तो अल्टीमेटली बात है फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस भी करती होगी। अगर ये फोटोसिंथेसिस करती है, अगर ये क्लोरोफिल इन्वॉल्व है, तो फिर जरूर इसमें इसका जो कलर है वो ग्रीनिश कलर भी जरूर होगा। तो जो अब मैंने ग्रीनिश कलर का कहा है, तो अगर बाकी इसका ग्रीनिश कलर है तो उसकी जो राइजोइडल है, जो हेप्टेरॉन है, वो प्लांट्स की रूट्स की तरह जो है वो ब्राउन कलर की होती है। प्लांट्स की रूट्स की तरह जो है वो ब्राउन कलर की होती है। इनका ये जो है वो ग्रीन कलर में नहीं होता, ग्रीनिश कलर में नहीं होता। उसके बाद इसमें जो है वैक्यूल पाया जाता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह प्लांट्स की सेल में वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल सेल में वैक्यूल पाया जाता है, इसमें भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो सिनोसिटिक थैलस जो है, इसमें क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी बॉडी, अगर ये मैंने यहाँ पे शेप दिखाई है, तो इसकी बॉडी जो है वो क्या होता है, इसकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी जो है वो क्या है कि सेप्टेट नहीं है, उसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, और वो क्या, उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइडेड नहीं है, सेप्टा उसमें मौजूद नहीं होते, सेप्टेट नहीं है उसमें, क्या है वो प्रोटोप्लाज्म जो है डिवाइडेड नहीं है। अगर प्रोटोप्लाज्म उसका डिवाइडेड नहीं है तो इट मीन दैट कि न्यूक्लियस अगर ज्यादा सारे पाए जाए हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो, मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी जो है वो सेल के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं, वो प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, साथ साथ पड़े हैं, और उनमें कोई डिवीजन नहीं है, कोई उनके दरमियान सेप्टा नहीं है। अनसेप्टेड बॉडी इसकी थैलस की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसका जो है वो क्या करता है कि वो स्टार्च की शक्ल में अपनी फूड को जो है वो स्टोर भी करता है। किसकी शक्ल में?
स्टार्च की शक्ल में अपने फूड को जो है वो स्टोर करता है, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस की और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो है वो स्टार्च की शक्ल में उसने अपनी जो है वो खुराक को जो है वो स्टोर किया। अब यहाँ तक हमने बात की इसकी जनाब इसकी मॉर्फोलॉजी के हवाले से हमने कुछ बात किया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं तो एलजी जो है वो रिप्रोडक्शन करती है दो तरह से, क्योंकि दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करती है। एक इसकी क्या है रिप्रोडक्शन का तरीका एसेक्सुअल है, दूसरा सेक्सुअल है। हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं जनाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड की बात करते हैं तो इसमें ये तीन तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ज़ूस्पोर्स के जरिए, एप्लानोस्पोर्स के जरिए, हाइपनोस्पोर्स के जरिए। अब जो ज़ूस्पोर्स है वो मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड है अमंग द एल्जी वचोरिया। एल्जी वचोरिया में अगर बहुत ही कॉमनेस्ट तरीका, बहुत ही आम तरीन तरीके की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए तो वो क्या है ज़ूस्पोर है। अब इस ज़ूस्पोर में ये होता क्या है, ये एक्चुअली ये इसकी बॉडी है, ये ए डायग्राम में देखा कि ये इसकी बॉडी है थैलस की, इसकी थैलस की बॉडी में ये जनाब स्पोरेंजिया है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है मैंने वो क्या बनाया है स्पोरेंजिया है। अब इसके स्पोरेंजिया में मैंने क्या किया, ये स्पोरेंजिया ये वो मकाम है जहां पे स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल के नाम से जानी जाती है, इसमें माइटोसिस होती है और ज्यादा सारे स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे ज़ूस्पोर्स बनेंगे, ये इसकी थैलस के अंदर बनती है। अब होता है कि इसके हिस्से में जो है वो कुछ प्रोटोप्लाज्म इस साइड पे जाता है, प्रोटोप्लाज्म जाता है, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस इंटर होते हैं, न्यूक्लियस इंटर होने के बाद यहाँ पे जो है वो ज़ूस्पोर्स बनना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ पे इसके अंदर ज़ूस्पोर्स बनते हैं, किसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर, जब स्पोरेंजियम के अंदर ज़ूस्पोर्स बनते हैं तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे ये सेप्टा मैंने दिखाया है, ये वाला हिस्सा दिखाया है कि ये क्या करता है कि सेप्टा के जरिए वो एक सेप्टा डेवलप होता है जो कि स्पोरेंजियम को अपनी थैलस से अलग करता है। क्या करता है स्पोरेंजियम को अपनी थैलस से अलग करता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या है कि वो स्पोर्स बनते हैं जो स्पोरेंजियम में बनते हैं, वहां पे न्यूक्लियस बहुत ज्यादा जाते हैं, न्यूक्लियस जाने के बाद प्रोटोप्लाज्म भी जाता है, वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी साथ होते हैं। तो मतलब ये है कि ये हिस्सा स्पोरेंजियम यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, सेप्टा के जरिए इसको डिवाइड किया जाता है। फिर अगला काम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है जब स्पोरेंजियम स्पोर्स बन जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो जो थैलस है, वो थैलस जो एल्जी का है वो थोड़ा ब्रस्ट करने की कोशिश करेगा, वो ब्रस्ट करेगा, उसको बड़े स्ट्रक्चर बनेगा ऊपर वाले हिस्से में, मतलब ये ट्यूबुलर शेप में है, तो यहां से वो क्या करेगा ब्रस्ट करेगा, ब्रेकअप होगा। जब यहाँ पे ब्रेकअप होगा तो वो ज़ूस्पोर जो है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। क्या करेगा ज़ूस्पोर जो है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। जब ज़ूस्पोर बाहर आने की कोशिश करेगा तो होता क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ज़ूस्पोर बाहर आ जाता है, कुछ मटेरियल बाहर आ जाता है, बाकी अभी अंदर रहता होता है। तो मतलब नतीजा ये है कि एक स्पोरेंजियम जो है वो कुछ ज़ूस्पोर हिस्सा का जो है ब्रेक के जरिए जो उसका पार्ट ब्रेक हुआ था थैलस से, उससे बाहर आया, उसने ज़ूस्पोर बना दिया, बाकी हिस्सा अंदर आएगा। मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे उसको कर्व शेप में बताया कि ये हिस्सा बाहर आ गया, ये अंदर रहेगा। जब ये अंदर थैलस में रहा, हालांकि ये भी तो ज़ूस्पोर का पार्ट था, इसको भी बाहर आना चाहिए था। समटाइम ऐसा होता है कि एक आधा हिस्सा बाहर आ जाता है, आधा अंदर रहता है। जो आधा हिस्सा बाहर आता है वो एक अलग ज़ूस्पोर बना देता है और जो अंदर रह जाता है वो उसी स्पोरेंजियम से, एक ही स्पोरेंजियम से दो ज़ूस्पोर बना देते हैं। एक स्पोरेंजियम से क्या होता है कि समटाइम दो ज़ूस्पोर बनते हैं कि आधा हिस्सा बाहर आया और आधा हिस्सा बाहर आने के बाद उसने क्या बना दिया जनाब सेप्टा बना दिया, ज़ूस्पोर बन के अलग हो गया, यहाँ पे सेप्टा बना और वो जो बाकी हिस्सा अंदर रह गया था वो अलग से फिर ज़ूस्पोर बनाया। अब जब ये ज़ूस्पोर बाहर आया तो नतीजा क्या हुआ था कि अंदर जो अब इसमें फिर चेंजिंग आएगी। वो क्या चेंजिंग आएगी, इसके अंदर चेंजिंग ये आएगी कि इसके जो अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, इसके पेरिफेरल रीजन में, इसके किनारों में, जैसे यहां पे मैंने शो किया है कि ये किनारों में अगर ये राउंडेड शेप अगर मैं दिखाता तो ये किनारों पे आ रहे हैं, इसके न्यूक्लियस जो है वो क्या किनारों पे आ रहे हैं और इसके साथ जो लिबरेटेड था क्लोरोप्लास्ट साथ मौजूद था, ये बाकी साइटोप्लाज्म मौजूद था, वो नीचे की तरफ ये मैंने क्या शो किया है कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है क्लोरोप्लास्ट है और ये मैंने क्या है न्यूक्लियस है। ये जो पेरिफेरल रीजन में उसके किनारों वाले साइड में रीजन में आ जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट जब नीचे की तरफ आएगा, अगर इसके पेरिफेरल रीजन में न्यूक्लियस रह जाएगा तो अल्टीमेटली सी बात है पेरिफेरल रीजन जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो वो ग्रीनिश कलर जो है वो अपना छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है,
अब जब वो पेरिफेरल रीजन में मल्टी न्यूक्लिएट आएंगे तो वो न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल रीजन में आ जाएंगे, उसके किनारों में पड़े होंगे जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, और फिर वो अपने क्या करेंगे, फ्लैजेला डेवलप करेंगे। जैसे ये मैंने इसको डेवलप करके दिखाया है, ये क्या करेंगे, फ्लैजेला डेवलप करेंगे, ये यहाँ पे भी मैंने शो किया है। अब फ्लैजेला डेवलप हुए, ये स्पोर, ये इस ज़ूस्पोर में फ्लैजेला डेवलप हुए, क्लोरोप्लास्ट नीचे की तरफ आया, न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल रीजन में किनारों की तरफ चले गए। अब ये एक काम इसमें एल्गी में हुआ। फिर इस जब ये मुकम्मल हो जाता है तो नेक्स्ट क्या होता है, सिस्टम क्या बनता है कि यही ज़ूस्पोर अगले प्रोसेस में क्या करता है, अगले स्टेप में अपने फ्लैजेला को लूज कर देता है, अपने फ्लैजेला को क्या करता है, गिरा देता है। जब इसके फ्लैजेला गिरा दिए जाते हैं तो फिर वो अपनी शेप जो है वो लंबूतरी करना शुरू कर देता है दोनों साइड से। मतलब ये देखो कि असली यहाँ पे कोई आपको फ्लैजेला नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे उसने इस साइड से भी लंबूतरा अपनी शेप बना ली, इस साइड से भी अपनी अपनी लंबूतरी शेप बना ली। अब ये दोनों साइड से लंबूतरी शेप अपनी क्यों बना रहा है, ये एक्चुअली वो ज़ूस्पोर था, ये ज़ूस्पोर था, इसने क्या किया, अपनी एक लंबूतरी शेप बना ली, इधर भी इधर भी। ये इसने शेप क्यों बनाई, ये एक्चुअली जर्मिनेट करने जा रहा है। ये ज़ूस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट कब करेगा, ये ज़ूस्पोर जब यहां से निकला था, अलग हुआ, ये कंडीशन चेंज हो गई और न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में आ गए, क्लोरोप्लास्ट से नीचे की तरफ चले गए, फ्लैजेला निकल आए, फिर फ्लैजेला उसने गिरा दिए। फ्लैजेला गिराने के बाद जब ज़ूस्पोर आता है तो तकरीबन 15 to 30 मिनट, इस कंडीशन के 15 से 30 मिनट बाद वो जर्मिनेट करना शुरू करता है। अपनी इस साइड पे भी अपनी जो है वो ब्रांच निकालता है, इस साइड पे भी अपनी ब्रांच निकालता है। जब दोनों साइडों पे ब्रांचेस निकालता है तो उसका एक सिरा जो है वो हेप्टेनॉन बनाता है। वो क्या बनाता है जनाब, हेप्टेनॉन बनाता है या राइजाइडल बनाता है, ये उसने हेप्टेनॉन बनाया और ऊपर की जानिब उसने थैलस ग्रो करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे वही ज़ूस्पोर क्या किया, उसने ग्रो किया और नतीजतन एक साइड पे हेप्टेनॉन, दूसरी साइड पे थैलस, और उसने क्या ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, और ये इस पे ग्रो करवाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि इसका थैलस जो है वो सबस्ट्रेट नहीं होता। ये तो एक मेथड था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज़ूस्पोर का। दूसरा क्या है, एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर में क्या होता है, एप्लानोस्पोर में ये होता है कि थैलस जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है। थैलस जो है अपनी बॉडी के अंदर अपने स्पोर्स बनाता है, तो स्पोर्स बनाने के बाद ये क्या करता है कि उसी बॉडी में, ये अगर मैं फर्स्ट के इसी को थैलस को यहाँ पे शो करूं, या ये थैलस है इसको शो करता हूं, इसमें वो क्या करेगा, स्पोर बनाएगा, बिल्कुल इसी तरह स्पोरेंजियम से। वो स्पोरेंजियम जो है उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोरेंजियम जो है उसमें स्पोर्स बनने के बाद वो क्या करेंगे, वो ज्यादा सारे स्पोर जो है उसके अंदर जो बनेंगे, वो एप्लानोस्पोर जो है वो क्या करेगा, वहां से गिरेगा, और गिरने के बाद फौरन आपने जो है वो क्या करेगा, जर्मिनेशन की तरफ जाएगा, आपने जो है रेप्टिलॉन्स के जरिए अपने आप को चिपकाएगा, चिपकाने के बाद वहां से जर्मिनेशन शो करेगा। मतलब ये है कि एप्लानोस्पोर जो है, और ये, और हाँ ये कम है, लेकिन ये ज्यादातर एप्लानोस्पोर क्या करेंगे, ये जनाब वाटर के जरिए जो है वो आगे फैलते हैं। मतलब एक ज्यादातर जो है कॉमनेस्ट मेथड जो है वो ज़ूस्पोर का है, एप्लानोस्पोर का जो है वो ज्यादा कॉमन मेथड नहीं है, लेकिन हाँ एप्लानोस्पोर जो है वो आगे इस तरह का सिस्टम चलता है। तीसरा इसका काम क्या है, हाइपनोस्पोर। हाइपनोस्पोर क्या है, इसकी थैलस जो मौजूद है, इस थैलस के अंदर मैंने ये कहा था कि ये जो वेचोरिया है इसकी बॉडी जो थैलस है वो सेपरेट नहीं होती, वो अनसेपरेट होती है। मगर कभी कभी ये क्या करता है, कभी कभी ये करते हैं कि आपने सेप्टा बना लेते हैं, और उन सेप्टा के अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी लाना शुरू करते हैं, ज्यादा न्यूक्लियस डेवलप होना शुरू करते हैं। मतलब ये है कि सेप्टा बन गया, हो सकता है कि एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस हो, दूसरे सेप्टा में भी एक न्यूक्लियस हो, तीसरे सेप्टा में भी एक न्यूक्लियस हो, चौथे सेप्टा में भी एक न्यूक्लियस हो। ऐसे सेप्टम बन जाते हैं, और उन सेप्टम में उनके पास वैक्यूल भी होते हैं, उन सेप्टम में उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, और वो सेप्टा अपने के अंदर थिक वॉल डेवलप करते हैं। वो थैलस जो है वो अपने आप के अंदर थिक वॉल ये डेवलप करती है। मैंने जैसे आपको बताया है कि ब्लू कलर से शो किया है कि वो अपने अंदर जो है वो थिक वॉल डेवलप कर लेती है। जब थिक वॉल डेवलप कर लेती है तब यही वेचोरिया की थैलस जो है वो सेप्टेट बन जाती है। वेचोरिया की थैलस क्या बन जाती है, सेप्टेट बन जाती है। जब ये सेप्टेट बनती है तो फिर उसके बाद इसकी थिक वॉल, मैंने बताया कि सेप्टेट डेवलप हुए, लेकिन ये तो थिक वॉल नहीं, सम टाइम ऐसा होता है कि ये वेचोरिया अपने गिर्द जो है वो थिन वॉल बना लेती है, एक नहीं ज्यादा सारी थिन वॉल बना लेती है, और उस थिन वॉल में ये फिर एक नहीं, जैसे मैंने रेड कलर से शो किया, एक नहीं न्यूक्लियस, ज्यादा सारे न्यूक्लियस बना लेती है।
मल्टी न्यूक्लिएट बना देती है। और ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है कि वो सिस्ट बनती है, उसको क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन में उसको कहा जाता है कि ये गैंग्रोसिया स्टेज जो है वो उससे मुशाबहत रखती है, क्योंकि ये भी एक एलजी है, उसकी तरह का ये काम करती है जैसे वो वहां पे काम किया जाता है गैंग्रोसिया में, उसी तरह इसमें वचोरिया में भी काम किया जाता है। अब ये क्या होता है कि ये फिर हर एक सेप्टर जो है, हर एक सेप्टर जो अलग से ग्रो करेगा, हर एक सेप्टर जो है वो कट ऑफ होता है, अलग होता है, अपने आप को दूसरे से जुदा कर लेता है। और ये जब मुआफिक कंडीशन आती है, जर्मिनेशन की कंडीशन, तो ये क्या करता है जनाब, वहां पे ग्रो करके नई थैलस को जो है वो वापस ले आता है। ठीक है, यहां पे हमने बात की थी जनाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो जनाब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ज़ूस्पोर की बात की, प्लेनोस्पोर्स की बात की, हाइपनोस्पोर्स की बात की। तो अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वोचेरिया में होता क्या है, एलजी में जनाब एंथ्रीडिया भी डेवलप होते हैं और ओवोगोनियम भी डेवलप होते हैं। ओवोगोनियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कहलाए जाते हैं। और एंथ्रीडियम जो है, एंथ्रीडियम सिंगुलर है, एंथ्रीडिया प्लूरल है। ठीक है, इसी तरह ओवोगोनियम भी सिंगुलर है और ओवोगोनिया प्लूरल है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तौर पे जाने जाते हैं ओवोगोनियम, जबकि उस तरफ दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वो एंथ्रीडियम जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। जबकि ओवोगोनियम की अगर हम बात करते हैं तो ओवोगोनियम में जो एग पड़ा होता है वो फीमेल गैमेट जो है वो ओवोगोनियम के अंदर रहता है, ओवोगोनियम के अंदर रहता है। वो इमोटाइल है, वो नॉन मोटाइल है, वो मूवमेंट नहीं शो करता। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑन द अदर हैंड किसकी, स्पर्म की, एंथ्रीडियम के अंदर पाए जाने वाले मेल गैमेट की, तो वो मोटाइल है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं, जैसे कि ऑटमैन ये कहता है कि भाई वो बाइफ्लैजिलेट है, वो मूव करता है, उसे मूव करना पड़ता है, वो मूव करके आता है ओवोगोनियम के पास। कि मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ओवोगोनियम में जो एग पड़ा हुआ है वो वहीं पे पड़ा रहता है, स्पर्म उसके पास आता है, वो ओवोगोनियम के अंदर फर्टिलाइज करता है, जाइगोट ओवोगोनियम के अंदर बनता है, फर्टिलाइजेशन ओवोगोनियम के अंदर डेवलप होती है। अब इस वोचेरिया की स्पीशीज में होता क्या है, वोचेरिया जो जीनस है इससे बिलोंगिंग स्पीशीज में होता क्या है कि बड़ी वैरायटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बड़ी वैरायटी पाई जाती है। किसमें वैरायटी पाई जाती है जनाब, इसके एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम की डेवलपमेंट में, कि ये कहां पे पाए जाते हैं। एंथ्रीडियम कहां पे पाया जाता है, ओवोगोनियम कहां पे पाया जाता है। क्या इनकी वोचेरिया की स्पीशीज में थैलस में है जो वो मखसूस किस्म की थैलस ब्रांचेस होती हैं, मखसूस किस्म की ब्रांचेस होती हैं कि एंथ्रीडियम के लिए अलग ब्रांच हो और ओवोगोनियम के लिए अलग ब्रांच हो। तो बहुत ही शाज़ और नादिर ऐसा देखने में आता है वोचेरिया स्पीशीज में कि ओवोगोनियम के लिए एक अलग ब्रांच हो और एंथ्रीडियम के लिए अलग ब्रांच हो। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या नजर आता है कि दोनों एक ही ब्रांच पे जो है वो ग्रो करती हैं। अब एक ही ब्रांच का मतलब क्या है, देखो ना, ये अगर मैंने इसको फिंगर से शो किया या मार्कर से शो किया कि ये एक ब्रांच है इसकी, तो अब इसी ब्रांच में दो पोर्शन आते हैं, इसकी दो पोजीशन आती है, एक इसकी लेटरल साइड है, एक इसकी टिप वाली साइड है। अगर ये एक ही ब्रांच पे ओवोगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों डेवलप होते हैं, तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या लेटरल साइड पे ग्रो करेंगे या फिर वो टिप पे ग्रो करेंगे, इसकी एपेक्स पे ग्रो करेंगे। मतलब एंथ्रीडिया और जो है वो ओवोगोनिया क्या दोनों बैक वक्त लेटरल साइड पे मौजूद हैं या फिर वो दोनों एपेक्स पे मौजूद हैं, एक ये क्वेश्चन है। दूसरी ये साइड तस्वीर का दूसरा रुख हमें क्या नजर आता है, क्या हो सकता है कि ऐसा है कि एंथ्रीडियम लेटरल साइड पे हो, ओवोगोनियम जो है वो उसकी टिप पे मौजूद हो, या फिर ओवोगोनियम टिप पे मौजूद हो, एंथ्रीडियम लेटरल साइड पे। क्योंकि एक ब्रांच है ना, तो एक ब्रांच में पॉसिबल जो हमें पॉइंट नजर आ रहे हैं, कि पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं कि कहां पे एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम ग्रो कर सकते हैं। हमने उनकी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया है कि या दोनों लेटरल साइड पे हों या दोनों एपेक्स पे होंगे। अगर दोनों लेटरल और दोनों एपेक्स पे इकट्ठी नहीं होती तो एक लेटरल पे एक एपेक पे, अगर मतलब एक एंथ्रीडियम यहाँ पे है तो ओवोगोनियम यहाँ पे, ओवोगोनियम यहाँ पे है तो एंथ्रीडियम टिप पे है।
तो दोनों की कंडीशन में एक वैरायटी पाई जाती है अलॉन्ग द स्पीशीज में, इनके सेक्स ऑर्गन्स में क्या है वैरायटी पाई जाती है। कैसे? वचोरियस सेसालिस की अगर हम बात करते हैं तो वचोरियस सेसालिस में होता क्या है कि इसमें अगर हम देखें हम थैलस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक ही ब्रांच के अंदर इसकी जो मेन ब्रांच है जिसपे ग्रो करते हैं उसी पे भी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम दोनों ग्रो करते हैं। मैंने साइड पे दिखाया कि ये मैंने इसके अंदर ब्लू स्पॉट्स इसको के कि ओवोगोनियम भी यहीं पे डेवलप हो रही है, एंथ्रीडिया भी उसी एक लेटरल ब्रांच पे डेवलप हो रही है। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं देने में जो है वो क्या होता है कि एंथ्रीडिया और ओवोगोनियम टिप पे एपेक्स पे ग्रो करती है। जैसे कि वचोरिया जैमिनेटा की बात करें, वोचेरिया रेसिमोसा की बात करें या वचोरिया ट्रेस्टिस की बात करें, इन स्पीशीज के एग्जांपल मैं देके ये कहना चाहता हूं कि इसमें होता क्या है कि वो जो थैलस है वो जो ब्रांच है उसके टिप पे क्या होगा एंथ्रीडिया और उसकी साइड पे ग्रो करेंगे कौन? ओवोगोनियम। टिप पे ये देखें मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के शो किया कि एंथ्रीडिया ग्रो कर रहा है लेकिन उसी ब्रांच की टिप पे, मगर उसकी एंथ्रीडिया की साइड पे, एंथ्रीडिया की साइड है मतलब ये है कि ये टिप है तो यहां पे वो एंथ्रीडिया ग्रो कर रहा है, इसी ब्रांच की टिप पे उस एंथ्रीडिया की साइड पे ओवोगोनियम। टिप पे क्या है एंथ्रीडिया है, इस ओवर अगर बात की जाए तो ये सारी टिप पे पाई जा रही क्योंकि लेटर साइड होती तो ये होती, ये सारी पाई एपेक्स पे जाती है, मगर इस एपेक्स की बिल्कुल एपिकल पोजीशन पे एंथ्रीडिया और उस एपेक्स की साइड वाले पोजीशन पे क्या है वो ओवोगोनियम मौजूद है। लेकिन ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि जो एंथ्रीडिया है वो साइड पे उस ब्रांच की एपेक्स पे, उस ब्रांच की एपेक्स की लेटरल साइड पे, मगर बिल्कुल एपेक्स पे ओवोगोनियम है। मैंने यहां पे बिल्कुल एपेक्स पे शो किया किसको? एंथ्रीडिया को, और उस एपेक्स की लेटरल साइड पे ओवोगोनियम को बनाया है। तो तीसरी मैंने क्या है कि बिल्कुल एपेक्स पे एंथ्रीडियम की जगह पे ओवोगोनियम और साइड पे एंथ्रीडिया मौजूद होती है। तो मतलब ये है कि हम देख सकते हैं कि वोचेरिया स्पीशीज में सेक्स ऑर्गन की जो मौजूदगी है वो एक बड़ी डाइवर्सिटी रखती है, बहुत बड़ी जो है वो वैरायटी रखती है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट कैसे होती है, ओवोगोनियम की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो अगर हम बात करते हैं एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट में तो होता क्या है कि ये एंथ्रीडियम डेवलप होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी शिकायत दिखा दूं तो एंथ्रीडियम डेवलप होने लगता है, उसकी ब्रांच वहां पे निकलती है। तो होता क्या है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म पड़ा हुआ है उसके थैलस में ये सारा उसकी जाने मूव करना शुरू कर देता है, साथ क्लोरोप्लास्ट भी मूव करते हैं, ये भी ढेर सारे न्यूक्लियस मूव करते हैं। जब ढेर सारे न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म और कुछ क्लोरोप्लास्ट ये मूव करते हैं तो मूव करने के बाद यहाँ पे ट्रांसवर्स वॉल के जरिए उसको क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। किससे? बाकी प्रोटोप्लाज्म से। उसको क्या कर दिया जाता है जनाब? अलग कर दिया जाता है। जब ये अलग कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि ये एक एंथ्रीडिया जो है यहाँ पे ग्रो करता है और इसमें क्या है कि मेल जो है वो गैमेट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा सारे मेल बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं और वो फ्लैजिलेट भी होते हैं। लेकिन अगर ओवोगोनियम की डेवलपमेंट की बात करें तो ओवोगोनियम मैंने यहाँ भी शेप में दिखाया है कि अब यहाँ पे देखें आप लोग इस डायग्राम में कि वो अपने एक उभार पैदा करती है, उस उभार में बिल्कुल इस तरह प्रोटोप्लाज्म में जाता है, प्रोटोप्लाज्म अंदर जाता है और साथ न्यूक्लियस भी लेके जाता है। अब जब ये प्रोटोप्लाज्म अंदर जाता है साथ न्यूक्लियस कई एक लेके जाता है, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियस कई एक न्यूक्लियस लेके जाता है, मल्टी न्यूक्लियेट लेके जाता है। तो वो जो प्रोटोप्लाज्म अंदर की तरफ गया उसको वांडर प्लाज्म के नाम से भी कहा गया। किस नाम से पुकारा गया? वांडर प्लाज्म के नाम से पुकारा गया। प्रोटोप्लाज्म अंदर की तरफ गया, न्यूक्लियस अंदर की तरफ गए, वैक्यूल्स वगैरह के। अब फिर उसने क्या किया? अपने अंदर एक सेप्टम डेवलप किया, ट्रांसवर्स डेवलप की, वार डेवलप की। ट्रांसवर्स वार यहाँ पे डेवलप हो रही, यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुई और डेवलप हो गई। इसने क्या किया? एक ओवोगोनियम को अलग अपने उस वाल से अलग ब्रांच से बना लिया। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जिसमें ऑल्टमैन ये कहता है कि जनाब वो जो प्रोटोप्लाज्म वाटर प्लाज्म अंदर गया था, ज्यादा सा न्यूक्लियस अंदर की जानिब गए थे ओवोगोनियम में, लेकिन जब गए वहां पे एक न्यूक्लियस रह गया। इससे पहले कि ट्रांसवर्स वॉल डेवलप होती, वो सेप्टम डेवलप होता, एक न्यूक्लियस अंदर रह गया जिस न्यूक्लियस ने एग बनाना था। बाकी न्यूक्लियस जो है वो वापस आ गए किसके अंदर? थैलस के अंदर। ये ऑल्टमैन कहता है। लेकिन विलियम क्या कहता है? विलियम ये कहते हैं जनाब ऐसी बात नहीं है,
कि वो न्यूक्लियस वापस आ गया। विलियम ये कहता है कि ऐसी बात नहीं कि न्यूक्लियस जो है वो बाकी वापस आ गया, बल्कि होता क्या है कि वो एक न्यूक्लियस वहां पे पड़ा रहता है जो कि एग बनाता है, और बाकी जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। बाकी न्यूक्लियस जो है वो फीमेल न्यूक्लियस जो है वो ओवोगोनियम के अंदर जो है एक न्यूक्लियस पड़ा रहा, बाकी न्यूक्लियस जो है वो डीजेनरेट हो गए, बाकी न्यूक्लियस डीजेनरेट हो गए, सिर्फ एक न्यूक्लियस पड़ा रहा। ऑटमैन ये कहता है कि एक न्यूक्लियस पड़ा रहता है जो एग डेवलप करता है, बाकी जो है वो वापस थैलस में आ जाता है। बहरहाल जो भी है, दोनों कंडीशन को देखा जाए तो एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे बचता है, ओवोगोनियम डेवलप हो जाती है। अब आगे फर्टिलाइजेशन क्या होती है? जब ये ओवोगोनियम डेवलप होती है, ओवोगोनियम के अंदर जो है वो एक वीक पॉइंट है, ये जहां पे मैंने शो किया है वो वीक पॉइंट है, खाली वहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और रिसेप्टिंग स्पॉट बना होता है जहां पे स्पर्म की जो है वो रिसेप्शन के लिए जगह बनाई जाती है। जब ये बन जाती है तो यहाँ पे इस शेप में देखिए, ये डायग्राम में कि एंथ्रीडिया जो है वो अपनी ओवोगोनियम के पास आना शुरू करते हैं, वो बिल्कुल झुकना साथ में मिलना शुरू करते हैं। दूसरे वीक पॉइंट देखेंगे बिल्कुल जब साथ मिल जाते हैं तो नतीजा क्या होता है कि ये अपने एंथ्रीडिया में से जो स्पर्म है वो मूव होके आते हैं ओवोगोनियम के अंदर। यहां पे मैंने दिखाया है कि उस वक्त ओवोगोनियम में मेल न्यूक्लियस भी आ चुका है, फीमेल न्यूक्लियस भी पड़ा हुआ है। अब मेल न्यूक्लियस एक नहीं आता, कई एक मेल न्यूक्लियस आते हैं, कई एक मेल न्यूक्लियस जब आते हैं तो होता क्या है कि कई एक मेल न्यूक्लियस में से सिर्फ एक मेल न्यूक्लियस जो है वो इस काबिल होता है कि वो फर्टिलाइज कर सके, बाकी सब फर्टिलाइज नहीं करते। आते ढेर सारे हैं मगर फर्टिलाइजेशन जो है वो एक करेगा। अब जब मेल न्यूक्लियस ने फीमेल न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करना शुरू की, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन गया। जब ये जाइगोट बन गया तो नतीजा क्या होगा? जाइगोट बनने के बाद ये यहीं पे जो ओवोगोनियम मौजूद है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? अपने गिर्द ये थिक वॉल्स डेवलप करेंगे और ये ओवोगोनियम ये इसके साथ यहाँ पे ऑयल्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जनाब वो जो योगी टाइप कंडीशंस हैं वो साथ इसकी मिलती हैं, या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे इसको मिलती हैं, इसको लिबरेट कर दिया जाता है। ठीक है, बहरहाल ये कि ऑयल्स यहाँ पे दी जाती है, इसके साथ मौजूद होती हैं ताकि वो जाइगोट जो है वो उससे क्या कर सके, जो है वो उसके बाद जो है वो ग्रो कर सके, और ग्रो करने के बाद जब भी जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा कि जनाब ये जाइगोट आगे क्या करेगा? ओवोगोनियम में जो मौजूद पड़ा था, ओवोगोनियम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, वहीं पे एथिडियम आएगा, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी, ये डेवलप करके यहां से डायरेक्ट क्या है, यहीं से एग से डायरेक्ट क्या करेगा जनाब? वो डेवलप करेगा, नेक्स्ट जो है वो थैलस को डेवलप करेगा। तो यहाँ तक जनाब हमने बुचेरिया स्पीशीज का जो है वो मतलब बात की, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्कीम, पहले हमने हैबिटेट डिस्कस किया, फिर मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हाइपनोस्पोर को डिस्कस किया, और फिर हमने सेक्स रिप्रोडक्शन में बात की कि उसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स कैसे पाई जाती है, एंथ्रीडियम और ऑर्गन ओवोगोनियम कहाँ पे मौजूद हैं, किस सिचुएशन में मौजूद होते हैं, फिर एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट की बात की, ओवोगोनियम की डेवलपमेंट की बात की, फिर फर्टिलाइजेशन की बात की कि किस तरह फर्टिलाइजेशन होती है जनाब। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बॉटनी का बोर्ड, जियोलॉजी का बोर्ड लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको जरूर शेयर करें और दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जाफर्स बायोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।